नमस्कार, मेरा नाम शक्कू है। मैं विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले वाली जो 2 पार्ट्स में हमने वीडियो बनाई है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो धातु है वो जल के साथ और ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि धातु अम्लों के साथ कैसे करती है और धातु अन्य लवणों के जो विलयन है उनके साथ कैसे करती है और सक्रियता श्रेणी को भी समझेंगे। चलो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर धातु और अधातु का तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो अब हम देखते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, कोई भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, धातु अम्ल कौन सा होना चाहिए? तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल यानी कि जिसमें जो अम्ल है वो कम मात्रा में होता है और जल क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ये उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे धातु का हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ मैग्नीशियम धातु होगी हमारी मैग्नीशियम। ठीक है, धातु मैग्नीशियम प्लस HCl के साथ इसकी क्रिया करेंगे। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, ये जो HCl है इसमें से जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी? अलग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखो, जो धातुएं होती है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। ठीक है, जो HNO3 गैस है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ हमारी धातुएं जो है वो अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम एवं मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये ऐसी 2 धातुएं हैं जो HNO3 इनकी नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ठीक है, अब देखो जो कॉपर है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है जो भी अभिक्रिया श्रेणी में आप पढ़ोगे उसमें। ठीक है, तो ये अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही एक्वारेजिया होता है। ठीक है, ये जो मिश्रण होता है ना वो गोल्ड एवं प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, जब सांद्र अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक साथ होते हैं ना तभी ये इन दोनों को गलाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इनके पास इतनी क्षमता होती है इनमें। ठीक है, ये अकेले खुद नहीं इनको गला सकते, लेकिन ये जब दोनों होते हैं ना तब ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया की थी। ठीक है, उसमें हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक के उदाहरण लिए। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हो जाएगा हमारा आयरन वाला, आयरन प्लस HCl। ठीक है, HCl और ये मिलकर क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड। ठीक है, ये लवण हो जाएगा हमारा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आयरन क्लोराइड क्या है? लवण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होती है अभिक्रिया। ठीक है, तो आयरन जो था HCl में से हाइड्रोजन गैस अलग होगी। ठीक है, तो जब भी हमारी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे जिंक प्लस HCl क्या बन जाएगा इसका? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एक उदाहरण और लेते हैं हम इसका, जैसे कि एल्यूमिनियम को अगर हम HCl के साथ इसकी क्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ उदाहरण थे
धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनता है, आयरन की हमने की, जिंक की और एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रहेगा कि धातु की जो अन्य धातु के लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु की अन्य लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। कोई भी धातु है उसका जो अन्य जितने भी लवण है उनके विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, देखो तो इसमें ना एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। जो धातु है, कोई भी धातु ए है, वो उसका लवण का विलयन है तो वो उसके विलयन में से विस्थापित करके जो भी धातु बची है उसको अलग कर देता है। आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन क्रिया में क्या होता है, देखो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है, ठीक है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावर वाला हमारा धातु है वो कम पावर वाला यानी कि जो वीक है, जो भी हमारा वीक है, वीक तत्व होगा, जो भी कमज़ोर होगा वो उसको उसके जो भी यौगिक है उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये है, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस जो हमारा कॉपर है ये अलग हो जाएगा, आयरन सल्फेट, ये क्या हो गया, विलियम एक्वस, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब इसमें देखो जो कॉपर है ना वो इससे अलग होगा यानी कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसमें लिख रखा है ना अलग हो गया, ये इसमें लिख दिया जो कॉपर है वो अलग कर दिया है आयरन ने। पहले यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट था, ठीक है, फिर क्या हो गया आयरन सल्फेट, ठीक है। कैसे हुआ, विस्थापन अभिक्रिया के दौरान। इसमें कह रखा है कि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, ठीक है। तो देखो सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणियाँ वो क्या है, देखो पहले है पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, जो खुले में भी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इनको उनके सीक्वेंस के हिसाब से लगाया गया है, ठीक है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर है कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इनको इनके अवरोही क्रम में लगाया गया, इसे ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा उसे हम सबसे ऊपर लगाएंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब देखो इसमें जो लास्ट के चार हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो धातु की जल के साथ क्रिया की तो उनमें ये जो चार धातु है वो जल के साथ बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती ये चार हमारी, क्योंकि ये सबसे लास्ट में, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो ये इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होती है, सबसे अधिक सब घटती है अभिक्रियाशीलता, फिर सबसे कम। तो ये जो है वो जल के साथ बिल्कुल भी नहीं अभिक्रिया करती थी, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो धातु जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये जो वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखो इस उदाहरण में हमने क्या किया था, जो कॉपर है, अब देखो कॉपर और आयरन दो की बात हो रही है, तो कॉपर कहाँ है, इसमें ये रहा, आयरन पहले है या कॉपर पहले है, देखो आयरन ज़्यादा है ना कॉपर से, तो आयरन कॉपर को विस्थापित करेगा। अब आप समझो जैसे एक क्लास में 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 विद्यार्थी हैं, एक थोड़ा हैवी मतलब एक मोटा है और एक पतला है, ठीक है, तो दोनों ही एक बेंच पर बैठने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप पहले से ही वहीं पर बैठे हो, ठीक है, ये आपको धकेल के खुद आपकी जगह ले सकता है, आप इसको नहीं धकेल सकते, ये आपको धकेल सकता है, ठीक है, और खुद ये आपकी जगह ले लेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, ठीक है, थोड़ा वीकेस्ट, मोटा, जो भी आप समझो, ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्लास में बैठने के लिए, एक बेंच पे बैठने के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं। तो जैसे कि मान लो ये जो वीक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर बैठा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी स्टूडेंट है ये इसको धकेल देगा और खुद इसकी जगह ले सकता है, ठीक है। ऐसे ही होता है इसी क्रियाशील में। तो जो कॉपर है वो कम है आयरन से, इसीलिए इसने इसकी जगह ले ली और इसको बाहर निकाल दिया, ये प्लस का सिंबल है, इसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है इसमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी में।
का एक और उदाहरण है आयरन सल्फेट, ठीक है, प्लस में जिंक। तो देखो जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है। अब आप देख सकते हो इसमें जो क्रियाशीलता श्रेणी है हमारी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे सीक्वेंस वाइज। तो ये देखो ये है हमारा आयरन और ये है जिंक। तो जिंक पहले नंबर पे है, ये बाद में आता है, ठीक है। तो ये घटते सीक्वेंस वाइज है, जैसे 1 2 3 होता है ना, तो वैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो जो जिंक है, जो आयरन है वो जिंक से विस्थापित हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर है जिंक, अगर हम इसको क्रियाशील करेंगे ZnSO4 प्लस में Fe, ठीक है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी अगर, ठीक है, जिंक यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये तो कम है आयरन से, ठीक है, ये ज़्यादा है आयरन से। अगर यहाँ पर कुछ और होता, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम होता, मैग्नीशियम, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो सकती थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर हमने देखो ये हमने यहाँ लिख दिया ना, देखो, तो इसकी हम कोई अभिक्रिया नहीं कर सकते, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी इसकी, क्योंकि आयरन के साथ अगर यहाँ कुछ कोई और तत्व होता तो अभिक्रिया होती थी। धातु और अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो जैसे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, इसका आंसर आपने लिखना है। तो इनकी अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है, ठीक है, भाप के साथ आयरन, और ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करने हैं। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करने हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और इनके आंसर आपको अगर नहीं आते, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, वहाँ पर हम आपको इसका आंसर भी देंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे।